हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास हम लोग 10th की एनसीईआरटी साइंस जो है कि कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका जो है कि नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और देखिए, मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको जो है कि उन प्रश्नों को दिखाऊंगा सबसे पहले, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इसी चैप्टर से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि आपका एक प्रश्न है जो कि इस चैप्टर से जो है कि आया था आपके एग्ज़ाम में। टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो हुआ था अभी हाल ही में, यह पीआरटी में यह प्रश्न जो है कि पूछा गया था। 6 to 8 में भी इससे 2-3 प्रश्न जो है कि पूछे गए थे। 9 to 10th हो या 11-12 हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी में जो है कि इस चैप्टर से जो है कि प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन हम लोग जो है कि मेन टारगेट जो है कि लेकर चल रहे हैं पीआरटी और 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मीथेन है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर इस चैप्टर को देखिए, जो हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर से, देखिए ये यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है, ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है। यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक सीएनजी का प्रमुख घटक है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में बना था। तो फ्रेंड्स देखिए, हर एक चैप्टर से एक या दो प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो देखिए, इसी तरह जो है कि एक दिन ऐसा होगा कि जो है कि जब आप एनसीईआरटी को पूरा जो है कि कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और प्रश्न जो है कि आपको दिखाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा मैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है कि टीआरई, ये देखिए टीआरई 1 में या टीआरई 2 में ये प्रश्न जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो है कि थोड़ा गलत टाइपिंग कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, टीआरई 2.0 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। मैं जो है कि यह पेपर जो है कि आपके इसी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उससे जो है कि आप जुड़ जाइएगा। और जो है कि इस चैप्टर का जो है कि पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में पूछा गया था इसी चैप्टर से। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर इसका जो है कि राइट आंसर क्या था, तो एथेनॉल था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर जो है कि सी, एथेनॉल जो है कि ये राइट आंसर आपका था। और जो है कि इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एथेनॉल के गुणधर्म में क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देखिएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी एल्कोहल में पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। तो यहीं से ये जो है कि आपका प्रश्न बना था। और फ्रेंड्स देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए, यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आपको जैसे कि पता है कि हम जो है कि चैप्टर वाइज जो है कि जितने मेन चीज़ें होती हैं उसको मैं खुद पढ़ के हाईलाइट करके जो है कि आपको पढ़ाता हूँ। तो जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको हाईलाइट दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जैसे ही ये चैप्टर यहाँ पर आपका ख़त्म होगा, तो ख़त्म होने के बाद इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, हम लोग जो है कि एमसीक्यूज को भी यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखिए, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों एक साथ जो है कि करने का यही फ़ायदा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका चैप्टर ख़त्म होता है। और यहाँ पर देखिए, आपके जो है कि इसी चैप्टर के लास्ट में आपके जो है कि 3 प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के तौर पे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। इससे भी डायरेक्टली प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में उठा लिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर इनको भी हम लोग देखेंगे। और देखिए, और भी जितने एमसीक्यूज जो है कि बन सकते हैं, हम लोग जो है कि ऐसे एमसीक्यूज यहाँ पर अब करेंगे, ठीक है। तो आपके जो है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जो है कि ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, तो चैप्टर को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी जो है कि मनोबल डाउन ना हो।
देखिए यहाँ पर ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं और यहाँ से देखिएगा यहाँ से ये अब हम लोग का चैप्टर जो है कि स्टार्ट होता है। और देखिए यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिएगा भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। ठीक है, तो भूपर्पटी में खनिज, तो भूपर्पटी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप जो है कि देखिएगा कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम, ये क्या है, तो भूपर्पटी में जो है कि खनिज पाए जाते हैं कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में जो है कि 0.02% जिसमें क्या है कार्बन उपस्थित है। तो इसकी मात्रा जो है कि पूछा जाता है, जो कि MCQs में भी मैं डाला हूँ कि भूपर्पटी में कार्बन कितने परसेंटेज मात्रा में पाया जाता है, तो 0.02%। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। देखिए आप सबसे पहले वीडियो को जो है कि लास्ट तक देखिएगा और जो है कि इसका जो है कि PDF जब टेलीग्राम चैनल पे डाला जाएगा तो जो जो चीज़ें जो है कि हाईलाइट की गई हैं उनको आप क्या करिएगा अपने नोटबुक पर नोट डाउन करिएगा, ताकि जो है कि आपका बेहतरीन नोट बन जाए और जो है कि एग्ज़ाम के दौरान आप क्या करिएगा इसका रिवीजन करिएगा और जो है कि अच्छा स्कोर आपका जो है कि आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन करके तो जो है कि आपका जो है कि मनोबल डाउन नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा वायुमंडल में 0.03% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, तो ये भी पूछा जाता है। और प्राकृतिक में ये कार्बन क्या है, तो अल्प मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसका जो है कि महत्व क्या है, बहुत ही अत्यधिक है। ठीक है, और देखिए और भी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध। तो यहाँ पर देखिएगा आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तो पूछा जाता है कि जो है कि आयनिक में यौगिकों के गलनांक कैसे होते हैं, तो गलनांक जो है कि और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं, तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत चालन करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये ब्रैकेट में जो आपको जो है कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांकों को, जो आयनिक यौगिकों को क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। एक पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन करिएगा। और देखिए इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, एक पॉइंट यहाँ से नोट डाउन करिएगा। और यहाँ से इन यौगिकों के आबंध से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसमें टोटल 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन करेंगे, जो मैं हाईलाइट किया हूँ। और यहाँ से बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। यहाँ से देखिए एसिटिक एसिड जिसका गलनांक कितना होता है, तो 290 होता है, और क्वथनांक कितना होता है, 391 होता है। इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और क्लोरोफॉर्म जिसका जो है कि फार्मूला क्या है, CHCl3 जो है कि जिसका गलनांक क्या है, 209 है, और यहाँ पे जिसका क्वथनांक क्या है, 334 है। ये देखिए ये सारे डाटा आपके जो है कि NCERT में बिल्कुल दिए गए हैं ग्राफ बना के। तो जो है कि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है, और फ्रेंड्स पूछे भी गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एथेनॉल CH3CH2OH, यहाँ पर जिसका जो है कि एथेनॉल का जो है कि गलनांक कितना है, तो 156 है, और क्वथनांक कितना है, 351 है। और मेथेन CH4 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मेथेन का गलनांक कितना होता है, तो 90 होता है, और जो है कि मेथेन का जो है कि क्वथनांक कितना होता है, तो 111 होता है। इसको आप नोट डाउन करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, और यहाँ से एक मैं जो हाईलाइट करना जो है कि भूल गया हूँ, यहाँ पर देखिएगा सबसे बाहरी कोष में जो है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो है कि आप यहाँ से हाईलाइट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मैं जो चीज़ें भूल गया हूँ उसको जो है कि मैं कैप्चर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कार्बन के जो है कि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए आपको जो है कि यहाँ से और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और अतः इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि मैं MCQs में भी डाला हूँ। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, और इसके जो है कि हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा के कोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है,
इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु तथा H2O बनाते हैं। तो इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और देखिए यहाँ से क्लोरीन के बारे में यहाँ पर आपके NCERT में दिया गया है। तो क्लोरीन की सबसे पहले परमाणु संख्या 17 होती है। इसको जो है कि आपको नोट डाउन कर लेना है, याद रखना है, ठीक है। इसके जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होती है, तो क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु है। तो पूछा जाता है कि क्लोरीन जो है कि कैसा अणु है, तो द्विपरमाणुक जो है कि अणु है और जो है कि Cl2 बनाती है, ठीक है। तो इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, ऑक्सीजन के L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ऑक्सीजन के परमाणु के L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। और यहाँ से देखिए इसके जो है कि अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इसको भी आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पर देखिएगा जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जिसमें ऑक्सीजन के 1 परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा नाइट्रोजन के बारे में आपके NCERT में दिया गया है। और नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा, तो नाइट्रोजन की जो है कि परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है। इसको जो है कि आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब देखिएगा आगे यहाँ से अमोनिया के अणु सूत्र। तो अमोनिया के जो है कि अणु सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है। इसको नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ से देखिएगा मेथेन के बारे में दिया गया है आपके NCERT में, जो मैं प्रश्न दिखाया था, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बना था। तो यहाँ से देखिएगा ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है। तो मेथेन का जो है कि ईंधन के रूप में अधिकाधिक प्रयोग होता है। और यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक यौगिक है। और जो है कि मेथेन क्या है, तो कार्बन का एक यौगिक है। और ईंधन के रूप में इसका अधिक प्रयोग होता है मेथेन का। और जो है कि मेथेन के घटक कौन कौन से हैं, तो बायोगैस और जो है कि CNG इनके क्या हैं, घटक हैं, ठीक है। कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक मेथेन है। और मेथेन का सूत्र क्या है, CH4 है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। और यहाँ से कार्बन चतुसंयोजक है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की जो है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। और कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। तो ये भी फ्रेंड्स आपको नोट डाउन करना है। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यहाँ से देखिएगा 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। तो सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इनको जो है कि आपको याद रखना है। और सहसंयोजी जो आबंध बनाते हैं वो क्या होते हैं, तो कुचालक होते हैं विद्युत के। और देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है आपके एग्जाम में। और यहाँ से देखिएगा कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन के अपरूप में आप नोट डाउन करिएगा। कार्बन के अपरूप में देखिए कार्बन का अपरूप हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है। और यहाँ से क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन होता है। तो जो है कि कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इनको जो है कि आपको नोट डाउन करना है। इन 3 चीज़ों को जो है कि आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। इनको जो है कि आपको नोट डाउन करना है। और देखिए ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिसे षटकोणीय व्यूह मिलता है। तो इसको जो है कि आपको नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि एग्जाम में प्रश्न बनता है, और मैं MCQs में भी डाला हूँ कि ग्रेफाइट की जो है कि विशेषता। तो ग्रेफाइट क्या है, तो चिकना तथा फिसलनशील होता है। और यहाँ पे जो है कि उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का जो है कि सुचालक भी होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, तो विद्युत का जो है कि सुचालक होता है। मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ। और देखिएगा यहाँ से
शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा फ्लोरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। और यहाँ से देखिएगा ये आपको जो है कि याद रखना है कि कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट एवं फ्लोरीन है, तो इनको आपको याद रखना है। और देखिएगा यहाँ से कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि तथा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त कहलाते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त में आपको जो है कि यहाँ से दोनों की परिभाषाएं नोट डाउन कर लेनी है। सबसे पहले संतृप्त यौगिक किसको कहते हैं? तो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त कहलाते हैं, केवल एक आबंध से जुड़े। और दो या तीन जो है कि आबंध से जुड़े जो है कि कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? तो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनको जो है कि आपको नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ से देखिएगा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो पूछा जाता है एग्जाम में। तो कार्बन की संयोजकता यहाँ पर 4 होती है। इनको जो है कि आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। तो कार्बन के यौगिक किन के साथ बनते हैं, यहाँ से आपने जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। इनको जो है कि आपको नोट डाउन कर लेना है। और कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक में देखिए यहाँ पर जो है कि मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट किया हूँ जो कि यहाँ पर आपको जो है कि नोट डाउन कर लेना है। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे अत्यंत प्रमाणित किया था। तो जो है कि ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो पूछ सकता है कि जो है कि किसने जो है कि 1828 में अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाया था। तो जो है कि फ्रेडरिक वोहलर, इनको जो है कि आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिए संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है। तो जो है कि कार्बन और हाइड्रोजन से क्या बनता है? तो एथेन बनता है, जिसका एथेन का सूत्र आपको याद रख लेना है C2H6। ये क्या है? एथेन का सूत्र है। और यहाँ पर एथेन के बारे में मैं जो है कि नोट डाउन किया हूँ कुछ चीज़ें। तो एथेन का सूत्र क्या है? C2H6 है। और एथेन में जो है कि 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। और जो है कि इसके अभ्यास में भी ये प्रश्न दिया गया है कि जो है कि एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। इनको जो है कि आपको नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे C2H4 जिसे क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। तो C2H4 को क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। ये आपको जो है कि याद रखना है। और यहाँ पे देखिएगा एथाइन किसको कहते हैं? तो C2 जो है कि H-2 इसको क्या कहते हैं? तो एथाइन कहते हैं। ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से कुछ फार्मूले जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मेथेन का जो है कि मेथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4। और एथेन का सूत्र C2H6। प्रोपेन का जो है कि सूत्र C3H8 होता है। ब्यूटेन का कितना होता है? C4H10 होता है। और यहाँ से पेंटेन का क्या होता है? C5H12 होता है। और हेक्सेन का कितना होता है? C6H जो है कि 14 होता है। ये जो है कि आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए आपके एग्जाम में कहाँ से साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का जो है कि सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो C6H12 होता है साइक्लोहेक्सेन का जो है कि सूत्र होता है। ठीक है, C6H12। और यहाँ से देखिएगा बेंजीन का जो है कि सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का जो है कि सूत्र यहाँ पर C6H6 होता है। यहाँ पर देखिए ये होता है बेंजीन का सूत्र। यहाँ से जो मैं हाईलाइट किया हूँ यही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। यहाँ से एक लाइन में आप जो है कि नोट डाउन करेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक दोहरे आबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और एक या अधिक त्रि आबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। और एक या एक से अधिक त्रि आबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। इनको जो है कि आपको नोट डाउन कर लेना है।
और जो है कि मुझसे दोस्ती करोगे, ये एक हेडिंग है जो कि कार्बन के रूप में। तो कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। तो कार्बन कैसा तत्व है? तो एक मैत्रीपूर्ण तत्व है। और यहाँ पे देखिएगा कार्बन के अन्य तत्व कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिएगा हाइलोजेन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। तो इनको जो है कि आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से देखिएगा जो है कि कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यात्मक समूह, तो जो है कि इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो कार्बन यौगिकों के कुछ प्रकार्यात्मक समूह में क्या है? एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये जो है कि 4 आपको याद रखना है कार्बन के प्रकार्यात्मक समूह में, ठीक है। तो इनको जो है कि आपको याद रखना है। और देखिए कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, तो यहाँ पे देखिए एल्कोहलों के नाम। तो एल्कोहल में कौन कौन से आते हैं? तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, ये क्या है? तो ये जो है कि आपके एल्कोहलों के नाम हैं, ठीक है। अब देखिएगा आपके एग्जाम में क्या बन सकता है? दहन से प्रश्न बनता है। कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और बहुत सी अधिक मात्रा में यहाँ पर ऊष्मा जो है कि और प्रकाश जो है कि यहाँ पे मुक्त करता है, ठीक है। तो ये जो है कि अभिक्रिया है, आपको याद रख लेना है। और देखिए आगे जो है कि आपके एग्जाम में क्या बनेगा प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ध्यान से आप देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला जो है कि ज्वाला निकलेगी। तो जो है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जलते हैं, तो कैसी? तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो कैसी ज्वाला निकलेगी? तो स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलेंगे तो काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा केरोसिन के स्टोव में वायु के छिद्र होते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देती है। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको जो है कि आप ध्यान से देखिएगा। बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होगा? तो वायु छिद्र अवरुद्ध तथा ईंधन का व्यर्थ हो रहा है। यानी कि जो आप देखे होंगे बर्तनों के जो है कि नीचे जो है कि काले तले जम जाते हैं, तो जो है कि वो जो है कि क्या होते हैं, तो वहाँ पे आपका ईंधन ज़्यादा लगता है उनको गर्म करके भोजन को पकाने में। तो उसको जो है कि साफ़ अगर बढ़िया तरीके से कर देंगे तो आपका जो है कि खाना जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे देखिएगा कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है और इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। इसको जो है कि आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ से जो है कि आपको जो है कि याद रखना है। यहाँ से अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान ज्वाला उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कोयला और तारकोल जब जलता है तो कैसी ज्वाला निकलती है? तो लाल रंग के समान जो है कि ज्वाला निकलती है। बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है, इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के यही आया है कि जो है कि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिएगा आगे कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है, यानी कि ये क्या है, नीचे जो है कि ज़मीन में दबे हुए कुछ जो है कि पदार्थों से हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये क्या है, कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। तो फर्न याद रखिएगा, कोयला क्या है, तो फर्न का अवशेष है। और यहाँ पे देखिएगा भूकंप तथा ज्वालामुखी के फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तेल तथा गैसें लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि कोयला क्या है, फर्न का जो है कि अवशेष है जो कि भूकंप तथा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे, तब कोयले का निर्माण हुआ था।
और यहाँ से जो है कि तेल का निर्माण कैसे हुआ, तो लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों के जीवों के अवशेष का जो है कि एक अंग है, ठीक है, यानी कि अवशेष से तेल की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा कोयले तथा पेट्रोलियम जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, तो इनको जो है कि आपको याद रखना है, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, जो कि प्रश्न बनता है। और कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें एथेनॉल के गुणधर्म को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले एथेनॉल का जो है कि प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने में, टॉनिक जैसी चीज़ों बनाने में किया जाता है एथेनॉल का प्रयोग, ठीक है। एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है तथा सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। इसके अतिरिक्त जो है कि अच्छा विलायक है। और यहीं से मैं एक प्रश्न आपको ऊपर दिखाया था जो कि यहीं से बना था, ठीक है। और देखिएगा आगे जो है कि आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो प्रश्न बन सकता है कि एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके क्या उत्सर्जित करता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। यहाँ पर देखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, तो जो है कि 443 जो है कि तापमान पर एथेनॉल को अधिकाधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाएगा तो एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। तो ये जो है कि आपकी अभिक्रिया है जिसको आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिएगा अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। तो ये जो है कि आपके फैक्ट हैं। और यहाँ से देखिएगा एल्कोहल का प्रभाव जो है कि कैसे पड़ता है सजीवों पे, तो देखिए जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी कि जो पाचन क्रिया जो लीवर होता है वो क्या होता है, डैमेज होता है अल्कोहल के अधिक मात्रा का सेवन करने से, ठीक है। और केंद्रीय जो है कि तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाती हैं, इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा, उनिदापन, सामान्य अंध्रबाध्य का कम हो जाना, भाव शून्यता आती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि सोचने समझने की क्षमता, मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। तो ये जो है कि आपके फैक्ट हैं। और जो है कि एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर जो है कि मृत्यु भी हो सकती है। तो एथेनॉल का प्रयोग जब करेंगे तो जो है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, कुछ प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन जो है कि एथेनॉल के विपरीत जब मेथेनॉल का जब प्रयोग आप कर लेंगे, सेवन कर लेंगे, तो आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला होता है, ठीक है। अब देखिएगा और आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, ईंधन के रूप में एल्कोहल, तो जो है कि गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने से में सर्वाधिक सक्षम होता है। और गन्ने का रस मोलेसस सीरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। तो इसको जो है कि आपको याद रख लेना है। और देखिएगा एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म, तो एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म, तो देखिएगा एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। और सिरका एक अम्ल की कैटेगरी में आता है जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किसका, तो एथेनॉइक का, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से ठंडी जलवायु में शीत दिनों में यह जम जाता है, इसके कारण इसे ग्लेसल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसको जम जाने की प्रक्रिया जब होती है, यह जम जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो ग्लेसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल जैसे, तो खनिज अम्ल कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ से ये चैप्टर आपका जो है कि ख़त्म होता है। ये आपके जो है कि चैप्टर में कुछ MCQs दिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो जो है कि एथेन का आणविक सूत्र यहाँ पे C2H6, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो जो मैं आपको ऊपर बताया था 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं एथेन में, ठीक है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है,
तो कीटोन, जो मैं ऊपर बॉक्स में दिया गया था मैं उसको पढ़ाया था। तो जो है कि ये प्रकार्यात्मक समूह में क्या है, कीटोन होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है, इसका कारण यही है कि बर्तन के जो है कि तली पर जो काली जमी होती है वो क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो अधिक मात्रा में ऊष्मा जो है कि उसमें नहीं अच्छी तरह से लगती है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से मैं यहाँ से एमसीक्यूज और बनाया हूँ, क्योंकि आपके अध्याय में केवल 3 ही एमसीक्यूज दिया है और एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं। यहाँ से देखिएगा और आप जो है कि कमेंट भी करिएगा, कमेंट करिएगा जो है कि कौन सा जो है कि ऑप्शन सही लग रहा है आपको। ठीक है, और देखिए वीडियो में लास्ट तक अगर बने हैं तो देखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त जरूर कीजिएगा। यहाँ से देखिए भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित है। तो देखिएगा 0.2% यहाँ पे कार्बन भूपर्पटी में जो है कि उपस्थित है। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में क्या उपस्थित है, तो अत्यंत अल्प मात्रा में यहाँ पर कार्बन उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा कुछ और प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो मैं ऊपर पढ़ाया था आयनिक यौगिकों में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक और विलयन व गलित अवस्था में विद्युत चालन। तो जो है कि उपर्युक्त में से सभी जो है कि आपके राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी, ये क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म है। ठीक है, तो इनको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और देखिए यहाँ से भूपर्पटी में खनिजों के रूप में क्या उपस्थित है, तो भूपर्पटी में जो है कि खनिजों के रूप में यहाँ पर जो है कि कार्बोनेट भी उपस्थित है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोयला और पेट्रोलियम। ये उपर्युक्त सभी आपके जो है कि राइट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अब देखिएगा मैं इन प्रश्नों को जो है कि कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ से देखिएगा भूपर्पटी तथा वायुमंडल में क्या है, केवल 0.2% कार्बन उपस्थित है। और यहाँ से देखिएगा ये क्या है, तो अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है, इसके बावजूद भी इसका महत्व है। यहाँ से एक प्रश्न बना था। और देखिएगा यहाँ से जो है कि कार्बन में जो है कि सहसंयोजी आबंध, इनके जो है कि यहाँ से देखिएगा आयनिक, यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। तो यहाँ से ये आपके सारे प्रश्न बने थे। और देखिएगा कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के सबसे बाहरी कोष में जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं ऊपर आपको बताया था। और देखिएगा यहाँ से देखिएगा, यहीं से मैं आपको पढ़ाया था, कार्बन के सबसे बाहरी जो है कि कोष में जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से और भी प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है, तो वो जो बॉक्स में जो मैं आपको बताया था, तो वहीं से ये प्रश्न मैं बनाया हूँ। क्लोरोफॉर्म CHCl3 का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है, तो जो है कि क्लोरोफॉर्म का जो है कि गलनांक कितना होता है, तो क्लोरोफॉर्म का जो है कि गलनांक कितना होता है, 209 होता है। और क्वथनांक कितना होता है, तो 334 होता है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप जो है कि नोट डाउन भी करिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे देखिए, कॉन्सेप्ट के बाद एमसीक्यू जब आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे और जो है कि 50% आपके माइंड में यहीं पे घुस जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर का प्रश्न, एसिटिक एसिड CH3COOH का गलनांक और क्वथनांक कितना होता है, तो वही बॉक्स से ही यही प्रश्न बना है, बॉक्स से ही बना है। और देखिए 7 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एसिटिक एसिड का जो है कि गलनांक 290 और जो है कि क्वथनांक कितना होता है, तो 391 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और देखिए 8 नंबर का प्रश्न आपकी, तो यहाँ पे देखिएगा यहीं से जो है कि आपका जो है कि प्रश्न बना था। एसिटिक एसिड का जो है कि गलनांक 290 और जो है कि क्वथनांक 391 और क्लोरोफॉर्म का जो है कि गलनांक कितना होता है, 209 और यहाँ पे क्वथनांक कितना होता है,
34। तो ये जो है कि आप नोट डाउन करिएगा, सारे फैक्ट हैं। और देखिएगा अधिकांश कार्बन यौगिक के अच्छे विद्युत चालन न होने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा परमाणुओं के बीच प्रबल घर्षण नहीं होता, ये भी सही है। और यहाँ से देखिएगा यौगिकों का आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, तो ये भी सही है। और यहाँ से देखिएगा यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक की अपेक्षा कम होता है, तो ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। और मैं ये प्रश्न जो है कि कहाँ से बनाया हूँ, तो ये मैं प्रश्न यहीं से बनाया हूँ, जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बना था यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांकों जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक व गलनांक की तुलना में कम होता है। पहला ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बना था और ऑप्शन नंबर जो है कि बी यहाँ से बना था। इन परमाणुओं के बीच प्रबल घर्षण बल नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा जो है कि यहाँ से बना था, तीसरा जो है कि ऑप्शन नंबर सी, इन यौगिकों के आबंध से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये फ्रेंड्स देखिए एमसीक्यूज करने का यही फायदा है कि आपको प्रश्न किस तरह बनता है, ये जो है कि आपको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा आगे यहाँ से ये प्रश्न हो गया है। और देखिए यहाँ से हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो है कि हाइड्रोजन के कोष में जो है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न मैं कहाँ से बनाया हूँ, यहाँ से मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। और देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है, तो देखिएगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु और H2 प्राप्त होता है। जो है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन के अणु और जल प्राप्त होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप नोट डाउन करेंगे। और मैं इन सभी प्रश्नों को कहाँ से बनाया हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, अतः इसके के कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है और बिल्कुल मैं बढ़िया तरीके से इतना एमसीक्यूज बनाया हूँ कि अगर आप एमसीक्यूज भी अगर देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं तो लगभग 70% आपके कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु एवं जल बनाते हैं। तो यहीं से मैं आपका प्रश्न बनाया था। और देखिएगा यहाँ से क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए क्लोरीन के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो प्रश्न बन सकता है। और एनसीईआरटी की खास बात यही है, जो देता है वही एग्जाम में जो है कि पूछता है, उससे बाहर प्रश्न नहीं बनते हैं। ये जो है कि आप दिमाग से जो है कि बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है। तो क्लोरीन की जो है कि परमाणु संख्या यहाँ पर जो है कि 17 होती है। आप जो है कि यहाँ से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोष में जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर होती है 6 होती है। इसको जो है कि आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिए मैं इन प्रश्नों को कहाँ से बनाया हूँ मैं नीचे दिखाऊंगा। और यहाँ से देखिए ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन से साझेदारी करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा ये मैं प्रश्न सारा कहाँ से बनाया हूँ, ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो जो है कि ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए जो है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिएगा मैं प्रश्न फ्रेंड्स कहाँ से बनाया हूँ, तो सबसे पहले जो है कि एक प्रश्न यहाँ से बना था, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से ऑक्सीजन के एल कोष में जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इसके अष्टक को पूरा करने 2 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो एक प्रश्न यहाँ से आपका बना था। तो यहीं से सारे प्रश्न मैं बनाया हूँ ताकि फ्रेंड्स आपके फैक्ट जो है कि क्लियर हो जाएं यहीं पे। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो है कि कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर होती है 7 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि मैं ऊपर बताया हूँ, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे, और देखिएगा यहाँ से जल किसकी आबंध संयोजकता को दर्शाता है,
तो यहाँ पे देखिएगा जल जो है कि जल हाइड्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु को जो है कि दर्शाता है। जल किसकी आबंध संयोजकता को दर्शाता है? तो जल जो होता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणुओं को जो है कि दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा यहाँ से ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, तो जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और यहाँ से देखिएगा जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच आबंध की प्रकृति को दर्शाया गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से बना था और एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था, ठीक है। अब देखिएगा आगे, और यहाँ से सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? तो सीएनजी का जो है कि प्रमुख घटक यहाँ पर है मीथेन है, मैं ऊपर आपको बताया हूँ। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा आगे, कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो मैं जो ब्रैकेट में बताया था आपको, कार्बन के जो है कि अपरूप क्या है? तो ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है और हीरा है। ये उपर्युक्त सभी जो है कि आपके राइट आंसर हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि कार्बन के अपरूप, और यहाँ से लिख लीजिए ग्रेफाइट लिख लीजिए, और यहाँ पे फ्लोरीन लिख लीजिए, और यहाँ पे हीरा आप लिख लीजिए। इन 3 चीज़ों को लिख लीजिए आप कि ये क्या है? तो कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहाँ से सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो जो है कि सहसंयोजी आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, तो ग्रेफाइट में कौन कौन से गुण होते हैं? तो मैं ब्रैकेट में बताया था आपको कि ग्रेफाइट में जो है कि चिकना और फिसनशीलता होती है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और विद्युत का जो है कि ये सूचालक, यहाँ पे देखिए विद्युत का सूचालक होता है ग्रेफाइट, ये भी सही है। और जो है कि कार्बन के जो है कि प्रत्येक परमाणु का आबंध 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि डी, यानी कि उपर्युक्त सभी विकल्प ग्रेफाइट के गुण हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। और ये मैं प्रश्न कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ से जो है कि आप देख सकते हैं मेथेन के घटक क्या हैं? तो सीएनजी है, यहाँ से एक प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बना था और एक प्रश्न यहाँ से बना था। और देखिए एक और प्रश्न यहाँ से आपका बना था कार्बन के अपरूप के रूप में, जो उपयुक्त में से सभी सही था। तो यहाँ से देख सकते हैं कार्बन के अपरूप हीरा है और ग्रेफाइट है और यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। और देखिएगा यहाँ से आगे, तो ग्रेफाइट क्या है? तो विद्युत का सुचालक होता है। और जो है कि ग्रेफाइट का जो है कि गुण भी पूछा था, तो देखिए ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। और पिछले अध्याय में आपने जिन अधातु के बारे में अध्ययन किया उसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर ग्रेफाइट का गुण भी दिया गया था, जो एक प्रश्न मैं आपको यहाँ से बनाया था, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है कि आपका अब ख़त्म होता है। और जो है कि कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के साथ, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और आज की जो है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, उसका जो है कि रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। और जो है कि देखिए वीडियो जो अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगली जो है कि चैप्टर के साथ। जय हिंद।